और एक तो मैं बताऊं, राज की बात बताऊं, ये तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा, इस बात को मार्क कर लेना। स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन, तो इस टॉपिक को ना ध्यान से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। तो हमारे स्टैटिस्टिक्स के प्रोसेस को पाएगा सी एंड ओ हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप देख सकते हैं, उन सभी के आपको लिंक मिल जाएंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये है हमारे स्टैट्स के प्रोसेस को पाएगा पी, जिसे हम कहते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो आ जाओ यार, इसका इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंटेशन देखो क्या होता है। प्रेजेंटेशन यानी कि डेटा को प्रेजेंट करना जिससे उसे देखा जा सके। तो यहाँ पर होता कुछ नहीं है। दिस हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द मेन फीचर्स ऑफ डेटा एट अ ग्लैंस, यानी कि हम अपनी आंखों से देखकर उस डेटा के फीचर्स को पता लगा सकें। ये काम है प्रेजेंटेशन का। इसके बाद है यहाँ पे फॉर्म्स ऑफ प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हम कितने तरह से कर सकते हैं। तो हम 3 तरह से कर सकते हैं। टेक्सचुअल यानी कि टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा को रिप्रेजेंट करना, टेबुलर यानी कि टेबल के फॉर्म में करना, डायग्रामेटिक यानी कि डायग्राम्स के फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करना। आ जाओ टेक्सचुअल के बारे में जान लेते हैं। टेक्सचुअल कुछ भी नहीं है, यहाँ पर हमें टेक्स्ट लिखना होता है। जैसे कि ये कुछ मार्क्स लिखे हैं कि किसी सब्जेक्ट में किसी क्लास में बच्चों के मार्क्स आए होंगे, किसी के 34, किसी के 42, किसी के 20। यहाँ पर रैंडमली हमने डेटा लिख के रखा है, टेक्सचुअल है। ये सूटेबल तब होता है जब हमारा जो डेटा की रेंज है वो बहुत ज़्यादा ना हो, जब डेटा बहुत ज़्यादा ना हो। अगर तुम्हारे क्लास के 40 स्टूडेंट्स के अगर तुम्हें मार्क्स लिखने हैं तो तुम आराम से लिख दोगे। टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन उसका आराम से किया जा सकता है। लेकिन अगर तुम्हें दुनिया के हर इंसान की इनकम लिखनी हो तो क्या तुम लिखते रह जाओगे उससे? भाई सब जीवन तुम्हारा बीत जाएगा। 8 बिलियन के आसपास लोग हैं इस दुनिया में, तो 8 बिलियन लोगों की इनकम आप कैसे लिखेंगे? ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती। तो जब ज़्यादा बड़ी रेंज हमारे डेटा की होती है तो हम टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा नहीं कर सकते। इसके बाद आता है टेबुलर। टेबुलर वर्ड से समझ में आता है टेबल के फॉर्म में डेटा प्रेजेंट होता है। टेबल ये कुछ इस टाइप की होती है, ये हमारी रो है और ये हमारे कॉलम है, ये है हमारी टेबल। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबुलर प्रेजेंटेशन जो है हमारी टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, उसके भी कुछ सब टाइप्स हैं। क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेम्पोरल, स्पेशल। क्वालिटेटिव होता है क्वालिटीज के बारे में, जहां पर बात नंबरों की नहीं होती है। जैसे कि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है हमारे कॉमर्स और साइंस में। बच्चों की क्वालिटी है कि अच्छा ये कॉमर्स का स्टूडेंट है और ये साइंस का स्टूडेंट है, ये इनकी क्वालिटी के बारे में बात हो रही है। ये हमारे मेल हैं और ये फीमेल हैं, ये क्वालिटी के बारे में बात हो रही है। ये हो गया क्वालिटेटिव। उसके बाद क्वांटिटेटिव यानी कि बात नंबरों की होती है। जब बात हम एज की करेंगे कि हमारे स्कूल में किस एज ग्रुप के बच्चे ज्यादा हैं, 0 से 5 साल के, 6 से 10 साल के, 10 से 15 साल के, इनमें से कौन से बच्चे ज्यादा हैं, बात नंबरों में हो गई। यानी कि क्वालिटेटिव तो नहीं, इसे हम कहेंगे क्वांटिटेटिव प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। उसके बाद है तीसरा टेम्पोरल। ये वर्ड शायद ही आपने पहली बार सुना होगा। टेम्पोरल से मतलब है टाइम। यहाँ पर टाइम की बात होती है। जब भी हमारा डेटा ईयर्स वगैरह के रूप में होता है कि 2001 में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी थी, 2011 में कितनी थी, 2021 में कितनी थी, 2031 में कितनी होगी, पता नहीं अभी तो कितनी होगी, वो तो बाद में ही पता चलेगा। तो जब बात ऐसे टाइम लिख दिया जाए हमारे डेटा के अंदर तो उसे हम कहते हैं टेम्पोरल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। उसके बाद है स्पेशल। स्पेशल मुझे यार पढ़ते समय ना लगा था कुछ तो स्पेशल होगा यार, इसमें कुछ बढ़िया लगेगा पढ़ने में, पर यार क्या बताऊं, जब इसके बारे में जाना तो सारा मूड खराब हो गया। सोचा था कुछ स्पेशल होगा, लेकिन यार ये स्पेशल का मतलब है स्पेस, ये जगह के नाम के बारे में बात करता है। कोई सेंस है यार इस बात का? अब देखो हमारी जो टेबल है कुछ इस प्रकार की दिखती है। यहाँ पर टेबल नंबर डलता है, फिर टाइटल डलता है, हेड नोट डलता है। ये जो रो हेडिंग है इसको हम कहते हैं स्टब। हमारी जो कोई कॉलम हेडिंग होती है, ये रही कॉलम हेडिंग, इसको हम कहते हैं कैप्शन। ये कुछ सब हेडिंग अगर हम डालना चाहें तो डाल सकते हैं। यहाँ पर टोटल रोज, यहाँ पर टोटल कॉलम्स, यहाँ पर सोर्स नोट लिखा जाता है, यानी कि इस टेबल में जो डेटा है वो हमारे पास कहाँ से आया। फुट नोट, इस टेबल के बारे में अगर हम कुछ टेक्स्ट में लिखना चाहते हैं तो वो हम फुट नोट के अंदर लिख सकते हैं। दिस इज द कंप्लीट फॉर्मेट ऑफ टेबल। इसके बाद आता है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। एंड जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। स्टैटिस्टिक्स में सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा जो है वो डायग्रामेटिक ही है। और जब भी हम स्टैटिस्टिक्स के बारे में अपने मन में सोचते हैं तो हमारे मन में कुछ डायग्राम्स आते हैं जो कि कुछ इस टाइप के होती हैं। ये है कुछ बार डायग्राम, ये है पाई डायग्राम। इस तरह के डायग्राम्स के फॉर्म में जब भी हम डेटा को प्रेजेंट करते हैं तो उसे हम कहते हैं डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। अब देखो इसके भी 3 टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। सबसे पहले ज्योमेट्रिक, फिर फ्रीक्वेंसी, उसके बाद अरिथमेटिक लाइन ग्राफ। ये 3 टाइप्स के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। ज्योमेट्रिक में होते हैं हमारे बार डायग्राम एंड पाई डायग्राम। ये है हमारे कुछ बार डायग्राम, खड़े खड़े बार हैं और ये गोल गोल पाई है। डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। उसके बाद हमारा बार डायग्राम भी जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सिंपल बार डायग्राम, मल्टीपल बार डायग्राम, कंपोनेंट बार डायग्राम। सिंपल बार डायग्राम कुछ ऐसा होता है, ये ठीक है जी। अब सिंपल बार डायग्राम हमारा ऐसे है, देखो इक्वी स्पेस होता है और इक्वी विड्थ होते हैं। यहाँ पर जो हमारे बार हैं वो हर एक क्लास के लिए इक्वी स्पेस और इक्वी विड्थ होती हैं।
ये जो हमारा बार है, ये सारे के सारे जो बार हैं ये इक्वी विड्थ है, इनकी जो विड्थ है वो बराबर है, सबकी चौड़ाई बराबर है, और इनके बीच में ये जो स्पेस है, स्पेस, अबे यार ये जो स्पेस है ये भी बराबर है, तो ये इक्वी विड्थ एंड इक्वी स्पेस होते हैं। उसके अलावा ये जो हाइट ऑफ दी बार है वो मैग्नीट्यूड ऑफ डेटा को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि जब बातचीत एप्पल की हो रही है, कितने एप्पल, 35 एप्पल। मैग्नीट्यूड ऑफ डेटा, हाइट ऑफ बार, ये जो बार की हाइट है इतनी लंबी, ठीक है, 35 एप्पल ये बता रही है, मैग्नीट्यूड बता रही है हमारे डेटा का, कितने एप्पल, 35 एप्पल। ये किससे पता चल रहा है, बार की हाइट से। कितने ऑरेंजेस, ये है 30 ऑरेंजेस, किससे पता चल रहा है, बार की हाइट से। बार की जो हाइट है वो मैग्नीट्यूड ऑफ डेटा बताती है। लोअर एंड टचेस द बेस लाइन दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 0, बार जो है वो 0 से शुरू होते हैं, नीचे से एकदम बेस लाइन को टच कर रहे हैं। दुनिया की हर चीज़ 0 से शुरू होती है, इवन हमारा ये जो चैनल है ये भी 0 से शुरू हुआ था। एक दिन इस पर 0 सब्सक्राइबर्स भी थे, सब्सक्राइबर्स से ज़्यादा है। इस समय इस चैनल पर कितने सब्सक्राइबर बताना जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में। आपने सब्सक्राइब किया या फिर नहीं किया वो भी बताना कमेंट सेक्शन में। सब्सक्राइब किया तो क्यों किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, वो भी बता देना यार। आगे आ जाओ, मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल बार डायग्राम ये भाई सब दो चीजें बताते हैं यहाँ पे हमें। अभी एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री। हमारे पास 3 कंट्रीज हैं, हमें क्या बताना है कि तीनों में से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किसका ज्यादा है, इंपोर्ट किसका ज्यादा है, एक्सपोर्ट किसका ज्यादा है, ये चीज अगर हमें बतानी है। अब यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, एक बार ग्राफ एक्सपोर्ट के लिए बना लो, एक बार ग्राफ इंपोर्ट के लिए बना लो, काम खत्म। लेकिन नहीं, ऑप्शन आपके पास ये है कि आप सिर्फ एक ही बार ग्राफ बना सकते हैं, 2 नहीं बना सकते। तो क्या करोगे, अरे यार कुछ इस टाइप का बार ग्राफ बना दो। ये हो गया हमारा इंडिया का बोले तो इंपोर्ट, ये हो गया एक्सपोर्ट, क्योंकि इंपोर्ट यहाँ पे बहुत ज्यादा है, एक्सपोर्ट यहाँ पे बहुत कम है। अब ये हो गया मान लो कोई दूसरा कंट्री जैसे कि जापान, तो इनका जो है ये देखो, इनका इंपोर्ट कम है और एक्सपोर्ट ज्यादा है, ठीक है। इससे तुम्हें ये भी पता चल रहा है इंडिया ये रहा, जापान ये रहा, अमेरिका ये रहा, हमारे तीनों कंट्री कवर हो गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सब कुछ कवर हो गया। 2 चीजों में आपस में कंपेरिजन भी हो गया और इंटर कंपेरिजन भी हो गया, इंट्रा कंपेरिजन भी हो गया, बहुत कुछ हो गया इसी के साथ। सही है यार। इसके बाद आता है हमारा कंपोनेंट बार डायग्राम। इसमें अभी हमें 2 चीजें निकालनी होती हैं। अब इसमें इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा हम बदल लेते हैं, इसे ये बार को इसको काट दो। हमारा एग्जाम्पल है हमारी क्लास के 3 टॉपर्स के मार्क्स। हमारे पास 3 टॉपर है, पहला, दूसरा और तीसरा। सबसे पहले तुम्हें ये बताना है कि हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, ओवरऑल हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं। तो इस भाई के एकदम हमारे हाईएस्ट मार्क्स हैं, ये है टॉपर नंबर 1। उसके बाद तुम्हें बताना है जो हमारे 3 टॉपर हैं, दूसरे नंबर पर कौन है, सेकंड पोजीशन किसे मिलनी चाहिए, वो इसे मिलनी चाहिए क्योंकि इसके थोड़े से कम मार्क्स हैं। अभी तुमसे ये पूछा जाए कि यार ये बताओ इकोनॉमिक्स में हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं। अब ये जो ब्लू कलर है, डार्क ब्लू, इसे हम अपन इकोनॉमिक्स मान लेते हैं। ये डार्क ब्लू है इकोनॉमिक्स, ये लाइट ब्लू है हमारा अकाउंटेंसी, और ये जो ये है सफ़ेद वाला ये है बिजनेस स्टडीज़। तो अभी तुमसे पूछा इकोनॉमिक्स में हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, तो ये ब्लू वाला जो पार्ट है ये इसका ज़्यादा है, नंबर 2 का। तो जो सेकंड पोजीशन पर है उसके इकोनॉमिक्स में हाईएस्ट मार्क्स है सब में से। अभी तुमसे पूछा बिजनेस स्टडीज़ में हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, वो तुम कैसे बताओगे। बिजनेस स्टडीज हमारा ये वाला सब्जेक्ट है सफेद वाला, तो भाई जो नंबर 1 पे आया है उसके बिजनेस स्टडीज में हाईएस्ट मार्क्स है। अभी तुमसे पूछे अकाउंटेंसी में हाईएस्ट मार्क्स इन तीनों में किसके हैं, तो वो हमारे नंबर 2 के हैं हाईएस्ट मार्क्स अकाउंटेंसी में। इससे हमें ये पता चलता है कि जो नंबर 1 पे आया है ना ये बिजनेस स्टडीज के दम पे आया है। अरे ये तो राइमिंग बोल गए, ये जो नंबर 1 पे आया है बिजनेस स्टडीज के दम पे आया है। तो इस ग्राफ से हमें कितना कुछ पता चल गया। मेनली 2 चीजें कि ये हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं और पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स किसके हैं, बस यही है। इसके बाद आ जाओ हमारे पाई डायग्राम के ऊपर। पाई डायग्राम आए भाई साहब, इससे आप काफी ज्यादा वो होंगे, परिचित होंगे पहले से ही। ये देखो गोल गोल ऐसा पाई होता है, एक सर्कल था जिसके अंदर हमें कुछ प्रोट्रैक्टर से नाप के एंगल बनाने होते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये आता है कि एंगल कितना बनाए, हमारे डेटा के हर एक पार्ट को हम कितना डिग्री का एंगल दें, यार ये सवाल है। अब देखो इसके लिए तुम एक सिंपल सी चीज कर सकते हो, डिग्री निकालने के लिए कि कितनी डिग्री का एंगल बनेगा उस पाई डायग्राम के अंदर। तो देखो हम बचपन से परसेंटेज निकालते हुए आ रहे हैं कि हमारे 20 मार्क्स से 19 मार्क्स आए हैं, तो ये कितने परसेंट हो गए, 19 × 100/20 दैट इज 95%। किसी के 17 मार्क्स आए हैं 20 में से, तो वो कितने परसेंट हो गए, 17 × 100/20 दैट इज 85%। यहाँ पर हमने निकाल लिया परसेंट, यानी कि 100 में से कितना। और एक जो हमारा सर्कल होता है वो कितना होता है, वो 360 डिग्री का होता है। परसेंटेज में हम निकाल लेते 100 में से कितना हो गया, इसमें से निकालना है तो मैं ये निकाल लो 360 में से कितना हो गया। 2 चीजें समझ पा रहे हो, परसेंटेज के लिए 100 में से निकालना है, लेकिन डिग्री तुम्हें डिग्री निकालने के लिए निकालना है ना अपने पाई चार्ट के लिए डिग्री, तो तुम 360 में से निकाल लो कितना है। तुम 100 में से निकालने के लिए क्या कर रहे थे, 17 को मल्टीप्लाई 100 से करे फिर डिवाइड कर दिया 20 से, तो निकल आया तुम्हारे कि 100 में से कितने हो गए मार्क्स, तुम्हारे परसेंटेज कितनी हो गई। यहीं पे तुम्हें 360 में से निकालना है,
तो तुम उस 17 को 360 से मल्टीप्लाई कर दो डिवाइडेड बाय 20, समझ रहे हो। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, तो डिग्री निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 360 कर देंगे, सिंपल। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं हमारे डेली रूटीन का। हमारा डेली रूटीन कुछ इस टाइप से है, एक दिन में टोटल 24 घंटे होते हैं, सोने में अपन 6 घंटे खर्च कर रहे हैं, तो डिग्री में कैसे निकालोगे, 6 घंटे अपन खर्च कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दो उसको 360 से और डिवाइड कर दो 24 से, क्या निकल के आएगा 90 डिग्री। यानी कि इस पूरे 360 में से हमें 90 डिग्री को जिस टाइप से देना पड़ेगा स्लीप वाले पार्ट के लिए। ये हो गया हमारी स्लीपिंग। उसके बाद अपन स्कूल में कितने टाइम बिगाड़ रहे हैं, तो 7 घंटा बिगाड़ रहे हैं हम स्कूल जाके। 7 × 360 अपॉन 24 दैट इज 105 डिग्री। हमें 360 में से 105 डिग्री अपने स्कूल वाले पार्ट को देने पड़ेंगे। उसके बाद अपन सेल्फ स्टडी कितना कर रहे हैं, हम 3 घंटे सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है, 3 घंटे कर पा रहे हैं। 3 × 360 अपॉन 24 45 डिग्री तुम्हें जो है देना पड़ेगा अपने सेल्फ स्टडी वाले पार्ट के लिए। अपने 360 डिग्री के अपने सर्कल के अंदर 45 डिग्री मार्क कर दो, वो हो गया तुम्हारा सेल्फ स्टडी। यूट्यूब का जो काम है उसमें कितना टाइम दे रहे हैं, दैट इज 4 आवर्स। अपन 4 आवर्स दे रहे हैं यूट्यूब के काम को। 4 × 360 अपॉन 24 विच इज 60 डिग्री हो गया हमारे यूट्यूब के काम के लिए। बाकी एवरीथिंग एल्स, खाना पीना नहाना धोना हंसना रोना एटसेट्रा, ये सब अपन 4 घंटे में कर लेते हैं। 4 × 360 अपॉन 24 दैट इज 60 डिग्री हो गया हमारे बाकी सब चीज़ों के लिए। तो टोटल 24 घंटे 360 डिग्री का सर्कल, और पार्ट्स में अपन ने डिवाइड कर दिया। परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई तुम 100 से करते हो, डिग्री निकालने के लिए मल्टीप्लाई 360 से कर दो, दैट्स इट। इसके बाद आ जाओ फ्रीक्वेंसी डायग्राम में। आखिर ये क्या चीज़ है, यहाँ पर जो हमारा डेटा है वो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के फॉर्म में होता है, जो कि कुछ डायग्राम्स के थ्रू रिप्रेजेंट होता है, जो कि कुछ होते हैं हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी कर्व एंड ओजाइव। इन चारों के बारे में हम आपको जल्दी से बता देते हैं चल के। सबसे पहले आ जाते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कुछ नहीं होता, 2 डायमेंशनल डायग्राम। अब ये जो है तुम्हें यार थोड़ा थोड़ा बार डायग्राम जैसा लग रहा होगा। आप में से कुछ लोग कह रहे होंगे ये तो बार डायग्राम ही है यार। नहीं, ये बार डायग्राम नहीं है। बार डायग्राम के क्या क्राइटेरिया था, इक्वी विड्थ एंड इक्वी स्पेस होते हैं वो। ये देख रहे हो तुम, ये हमारे जो सारे बार हैं ये इक्वी विड्थ हैं, बराबर चौड़ाई है इनकी, और इनके बीच में ये जो स्पेस है ये भी बराबर है। बीच में जो सफेद सफेद स्पेस देख पा रहे हो सबके बीच में बराबर है। और जब तुम हिस्टोग्राम पे आओगे इनके बीच में तो भैया जी स्पेस ही नहीं है, तो ये बार डायग्राम तो नहीं है। तो बार डायग्राम में और इसमें अंतर क्या है, इसके बीच में स्पेस नहीं होता। क्या सिर्फ यही अंतर? जी नहीं, सिर्फ ये अंतर नहीं है, समझो इस चीज को। हमारे बार डायग्राम में जो बेस हुआ करता था वो बेस क्या होता था, बेस होता था हमारे बार का जो बेस होता था, जो नीचे वाला पार्ट है ये बेस, ये क्या कहलाता था वहां पे, ये होती थी हमारी क्लास। तुम यहाँ पे देखो ये एप्पल हमारी क्लास है, कितने एप्पल, 35 एप्पल। तो ये जो तुम नीचे देख पा रहे हो इसका बेस है, ये एप्पल है, ये बेस है, ये ऑरेंज है, ये बेस है, ये बनाना है। अलग अलग हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। लेकिन जब तुम यहाँ पर हिस्टोग्राम में आते हो तो नीचे क्या है, 30 40, व्हाट इज दिस। यहाँ पर तुम क्लास नहीं लिखते हो, क्लास मार्क्स लिखते हो। वो 0 से लेकर 10 तक, 10 से लेकर 20 तक, 20 से लेकर 30 तक, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। ये जो तुम देख पा रहे हो ये क्लास मार्क्स है, नीचे क्लास मार्क प्लॉट करे जाते हैं यहाँ पर, ना कि क्लासेस। तो इसका ये जो ओवरऑल एरिया है ना, ये है हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ डेटा। बार डायग्राम के अंदर क्या था मैंने तुम्हें बताया था। बार डायग्राम पे वापस से आ जाते हैं। ये देखो, हाइट ऑफ द बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डेटा। ये जो हाइट है ये बताती है आपके डेटा का मैग्नीट्यूड। लेकिन हिस्टोग्राम में क्या होता है, ये जो इसका पूरा ओवरऑल एरिया है इस रेक्टेंगल का, ये बताता है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ डेटा। पूरा एरिया नापोगे तब पता चलेगा कि मैग्नीट्यूड कितना है। हमारी जो क्लास की फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, ये तुम देखो 70 से लेकर 80 वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी कितनी है, इस पूरे का एरिया निकाल लो, पता चल जाएगा। अभी तुम बोलो 90 से लेकर 100 के बीच वाली जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, देखो इसका एरिया निकाल लो छोटा सा का, तुम्हें पता चल जाएगा कितना इसका फ्रीक्वेंसी है। तो बार डायग्राम वर्सेस हिस्टोग्राम एक काफी भारी टॉपिक है। और एक तो मैं बताऊं, राज की बात बताऊं, ये तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन जरूर आएगा, इस बात को मार्क कर लेना। स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन बार डायग्राम एंड हिस्टोग्राम। तो इस टॉपिक को ना ध्यान से पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। आखिर ये क्या है, अ प्लान बाउंडेड बाय स्ट्रेट लाइंस यूजुअली 4 और मोर लाइंस। इट इज एन ऑल्टरनेटिव टू हिस्टोग्राम एंड इट सेल्फ डिराइव्ड फ्रॉम द हिस्टोग्राम। ये हमारे हिस्टोग्राम के लिए एक ऑल्टरनेटिव है, लेकिन बना हिस्टोग्राम से ही है। बड़ा अजीब है यार, मतलब वही वाली बात होगी जिस थाली में खाना उसी में छेद करना, उसी से बन के उसी से कम्पीट कर रहा है यार। कभी हिस्टोग्राम ने कहा चल निकल तेरी ऐसी की तैसी, ये बन ही नहीं पाएगा। लेकिन कुल मिला के ये है कि ये
उसी से डिराइव हुआ है, लेकिन उसी का ऑल्टरनेटिव है। दिस इज द easiest method to draw a frequency polygon to join the midpoints of the top side of consecutive rectangles in a histogram। हमारे जो consecutive rectangles हैं भाई, कितना गंदा कर रखा मैंने इसको थोड़ा सफाई कर देते हैं यहाँ पर, ऐसे चल भाई साफ हो जा। सोया ये जो हमारा हिस्टोग्राम है कुछ इस टाइप से, इससे अगर हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है तो वो हम कैसे बनाएंगे। देखो यहाँ से ये ऐसे उठाएंगे, सॉरी ऐसे नहीं, यहाँ से यूँ, यहाँ से यूँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे और ऐसे हर एक रेक्टेंगल के टॉप को मैंने जोड़ दिया। ये बन गया हमारा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। दैट्स इट। फिर आता है फ्रीक्वेंसी कर्व। अबे इसमें क्या अंतर है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन और फ्रीक्वेंसी कर्व में? ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, तो इसे भी मार्क कर लेना। देखो ये कैसे बनता है, बाय ड्रॉइंग अ स्मूथ फ्री हैंड कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगन एज क्लोजली एज पॉसिबल। ये जो हमारे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के पॉइंट्स हैं, इनके आसपास से हमें एक फ्री हैंड कर्व बनानी होती है, इसे ही हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी कर्व। अब तुम देखो एक चीज, तुम एक अंतर नोटिस कर पा रहे होगे इन दोनों में। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में लाइन ऐसे सीधी जा रही है, फिर ये सीधी जा रही है, फिर यहाँ से यहाँ तक भी सीधी जा रही है, यहाँ से यहाँ तक भी सीधी जा रही है, यानी कि स्केल से खींची गई है लाइनें। लेकिन इसमें तुम देखो ऐसे हाथ उठाया और ऐसे करके बना दिया, लटकती झटकती सी लचकती सी लाइन। तो ये फ्री हैंड कर्व होती है, और ये जो है एकदम स्ट्रेट लाइन माइंड स्केल से खींची जाती है एकदम सीधी। ये अंतर है इन दोनों में। तो इसी के साथ हो जाता खेल पानी समाप्त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब एंड बाय बाय।